कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान और वीरान टापू से, जहां हम जेनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो लाइफ जैकेट पहने बदहवास हालत में समंदर के किनारे रेत पर पड़ी थी। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां पहुंची थी, लेकिन उसका जहन अभी भी उस भयानक हादसे के खौफ में था। असल में जेनी और उसके 6 दोस्त एक आलीशान यॉट पर सवार होकर छुट्टियां मनाने निकले थे। सब बेहद खुशी में थे, लेकिन अचानक मौसम ने करवट ली और उनका यॉट समंदर के बीच एक अजीब और रहस्यमयी भंवर की तरफ खींचने लगा और देखते ही देखते पूरी शिप पानी के अंदर समा गई। मौत को एकदम सामने देखकर सबने आनन फानन में लाइफ जैकेट पहनी और समंदर की उड़ती लहरों में छलांग लगा दी। तेज लहरों के थपेड़ों और गहरे अंधेरे के बीच कौन कहां गया, किसी को कुछ पता नहीं चला। और अब इस अनजान टापू पर चैन खुद को बिल्कुल अकेला पाकर कांप उठती है, जहां उसे अपने दोस्तों की सलामती की दुआ के साथ साथ अब खुद को जिंदा रखने की एक नई और खौफनाक जंग शुरू करनी थी। लेकिन तभी उसकी नजर थोड़ी दूरी पर पड़े अपने एक दोस्त पर पड़ती है जो बेसुध पड़ा हुआ था। उसे देखते ही जेनी घबराकर उसकी तरफ भागती है और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसके दोस्त के जिस्म में कोई हलचल नहीं होती। तभी जेनी की नजर उसके पेट पर पड़ती है, जहां पर एक मूंगे का एक नुकीला टुकड़ा बुरी तरह पेट में ढंसा हुआ था। ये खौफनाक मंजर देखकर जेनी का कलेजा कांप उठता है और बेबस होकर मदद के लिए चारों तरफ चिल्लाने लगती है। लेकिन दूर दूर तक सिर्फ एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, यानी वहां उस वीरान टापू पर दूर दूर तक कोई दूसरा इंसान मौजूद नहीं था। अब यह समझकर कि यहाँ कोई मदद नहीं मिलने वाली, जेनी खुद हिम्मत जुटाती है और कांपते हाथों से उसके पेट में धसे उस नुकीले टुकड़े को बाहर खींचती है, जिसके बाद वह तुरंत अपने कपड़ों का एक हिस्सा फाड़ती है और जख्म को कसकर बांध देती है ताकि खून बहना बंद हो सके। इसके बाद वह फौरन पास के घने जंगल की तरफ दौड़ती है ताकि कोई ऐसी चीज ढूंढ सके जिससे उसके दोस्त को राहत मिले। तभी उसे एक नारियल मिलता है। ये देखकर वह एक भारी पत्थर उठाकर उस नारियल को तोड़ती है और भागती हुई वापस अपने दोस्त के पास पहुंचती है। फिर वह नारियल का पानी उसके सूखे होठों से अंदर डालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब यह खौफनाक मंजर देखकर जेनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह वहीं रेत पर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन वह जल्द ही किसी तरह खुद को संभालती है, क्योंकि वह जानती थी कि उसे इस अनजान जगह पर कब तक अकेले रहना पड़ेगा कोई नहीं जानता। इसलिए वह इस आइलैंड का मुआयना करने के लिए निकल पड़ती है। वह पूरे किनारे का चक्कर काटकर वापस अपने दोस्त की लाश के पास पहुंचती है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यहाँ दूर दूर तक कोई दूसरा इंसान मौजूद नहीं है। हार मानकर वो घने जंगल के अंदर जाने का फैसला करती है। जंगल के अंदर कदम रखते ही उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है, जहाँ एक पुराना बैग टंगा हुआ था। ठीक उसी के पास जमीन पर एक लाल रंग का कूलर बॉक्स पड़ा था। ये देखकर जेनी के दिल में उम्मीद की एक किरण जगती है कि शायद यहाँ कोई रहता हो। इसलिए वह एक बार फिर पूरी ताकत से चिल्लाती है, लेकिन इस बार भी सन्नाटे के सिवा कोई जवाब नहीं आता। अब बेहद मायूस होकर वह उस बैग को टटोलने लगती है। बैग के अंदर उसे कुछ पुरानी दवाइयां मिलती हैं, जिन पर सन 1994 की तारीख छपी हुई थी। तब उसे समझ आता है कि ये चीजें जिसकी भी हैं, वह बरसों पहले यहाँ आया था। जिसके बाद वह कूलर बॉक्स को खोलती है, लेकिन उसमें सिर्फ कुछ बेफिजूल और बेकार की चीजें भरी हुई थी। ये देखकर वह बाहरी कदमों से आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक लावारिस और फटा हुआ तंबू दिखाई देता है। उसके मलबे के नीचे एक बैकपैक दबा हुआ था, जिसे खोलने पर उसमें से एक पुराना वीडियो गेम, कार का रेडियो और कुछ पुरानी तस्वीरें मिलती हैं। इन सब चीजों को समेटकर वह वापस समंदर के किनारे की तरफ लौट आती है। जब वह किनारे पर पहुंचती है तो देखती है कि गर्मी की वजह से उसके दोस्त के जिस्म से बदबू आने लगी है। ये देखकर वो उसकी लाश को खींचकर जंगल के किनारे तक लाती है। फिर वह एक उथली सी कब्र खोदती है और नम आंखों से उसे वहीं दफना देती है। पहचान के लिए वह उसकी कब्र पर लकड़ी का एक टुकड़ा गाड़ देती है, जिस पर उसने चाकू से अपने दोस्त के नाम का पहला अक्षर उकेरा था। अब अपने दोस्त को आखिरी विदाई देने के बाद उसे जोरों की भूख सताने लगती है। जिंदगी की इस जंग में टिके रहने के लिए वह किनारे पर फंसी कुछ छोटी मछलियों को पकड़ती है। तभी अचानक उसे किनारे पर एक मरी हुई शार्क दिखाई देती है। उस शार्क का शरीर बीच में से 2 हिस्सों में फटा हुआ था। जेनी फटी आंखों से उस शार्क को और फिर समंदर की उड़ती लहरों को देखने लगती है। उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल कौन रहा था कि आखिर समंदर की गहराइयों में ऐसा क्या है जिसने एक शार्क का यह हाल कर दिया। लेकिन वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती और उस पुराने कूलर बॉक्स के पास आकर अपनी बची कुची चीजों के साथ बैठ जाती है। तभी धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है और टापू पर अंधेरा छाने लगता है। ये देखकर वह सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाती है और रात के खाने के लिए पकड़ी हुई मछली को भूनने लगती है। इस तरह उस वीरान और सुनसान टापू पर जैन अपनी पहली खौफनाक रात गुजारती है। फिर अगली सुबह जेनी खाने पीने और जरूरत के सामान की तलाश में समंदर के किनारे टहल रही होती है। लेकिन तभी उसके सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस जगह उसने अपने दोस्त को दफन किया था वहाँ उसकी कब्र खुदी हुई पड़ी थी। ये देखकर उसका कलेजा कांप उठता है। तभी वह ध्यान से देखती है कि जमीन पर बने घसीटे जाने के गहरे निशान सीधे घने जंगल के अंदर जा रहे थे। यानी वह खौफनाक संगीत बला जो भी थी, उसने उसके दोस्त की लाश को घसीटते हुए अपने साथ ले गई थी। अब यह खौफनाक नजारा देखकर जेनी अंदर तक हिल जाती है। वह फौरन पहचान के लिए गाड़ी गई उसी लकड़ी के टुकड़े को उठाती है और एक पत्थर से घिसकर उसे आगे से नुकीला कर लेती है ताकि आत्मरक्षा
रक्षा के लिए एक भाला तैयार कर सके। फिर वह उसी हथियार को थामे जंगल संगीत के अंदर जाती है और चौकन्ना होकर चारों तरफ देखती है कि शायद कोई खतरा सामने आ जाए, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं देता। अब ये देखकर वह वापस किनारे की तरफ आती है। तभी उसे पानी में तैरती हुई कुछ चीजें दिखाई देती हैं। ये देखकर वह बिना वक्त गवाए समंदर में तैरकर आगे बढ़ती है, जहां उसे पानी में बहती हुई एक बाल्टी और एक सूटकेस मिलता है। वो उस सूटकेस और बाल्टी को खींचकर किनारे पर लाती है। फिर जब वह सूटकेस खोलती है तो उसे उसके अंदर एक जोड़ी जूते और कुछ कपड़े मिलते हैं। अब रात की ठंड और बीमारी से बचने के लिए वो फौरन अपने गीले कपड़े बदल लेती है और वे नए कपड़े और जूते पहन लेती है। तभी धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगता है और टापू पर एक बार फिर से रात होने लगती है। अब आग के पास बैठकर वो उस बैकपैक से मिले लोहे के बॉक्स को दोबारा टटोलती है। तभी अचानक उसे उस बॉक्स में एक खुफिया खाना मिलता है, जिसमें कुछ पुरानी तस्वीरें छिपी हुई थी। वो क्यूरियोसिटी से भरी नजरों के साथ आग की रोशनी के और करीब जाती है ताकि उन धुंधली तस्वीरों को साफ साफ देख सके। लेकिन तभी अचानक उसे आसमान में एक हवाई जहाज के इंजन की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज सुनते ही जेनी के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वह फौरन भागकर फ्लेयर गन उठाती है और पूरी ताकत से आसमान की तरफ दागती है। अब वह अपनी सांसें रोक के बेहद बेसब्री से इंतजार करने लगती है कि शायद आसमान से कोई जवाब आए या वह जहाज उसकी तरफ मुड़ जाए। लेकिन अफसोस, वो चमकती हुई रोशनी धीरे धीरे दूर क्षितिज में ओझल हो जाती है और उसे कोई मदद नहीं मिलती। लेकिन तभी अचानक समंदर की उठती लहरों के बीच से एक खौफनाक और आदमखोर मॉन्स्टर पानी से बाहर निकलता दिखाई देता है। ये मंजर देखते ही जेनी डर के मारे कांपते हाथों से अपना वही नुकीला लकड़ी का हथियार उठाती है और अपनी जान बचाकर फौरन घने जंगल के अंधेरे में छिप जाती है। वह पूरी रात खौफ के साये में अपनी सांसें रोके वहीं दुबकी रहती है। फिर जैसे ही सुबह होती है, जेनी हिम्मत जुटाकर भागती हुई वापस समंदर के किनारे पर आती है। वो उन 4 तस्वीरों को दोबारा गौर से देखने लगती है, क्योंकि उसके दिल में ये बात साफ थी कि इस टापू पर जरूर कुछ ऐसा छुपा है जिसका सबूत उसे इन पुरानी चीजों में ही मिल सकता है। तभी आखिरी तस्वीर पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस तस्वीर में उसे ठीक वही पेड़ दिखाई देता है जहां उसे वह पुराना बैग टंगा हुआ मिला था। इतना ही नहीं, उस पेड़ के पास खड़ी एक अजनबी औरत के हाथ में वही बैग साफ मौजूद था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह थी कि उस तस्वीर के बैकग्राउंड में घने अंधेरे के बीच 2 चमकती हुई रहस्यमयी आंखें दिखाई दे रही थी। अब ये देखकर जेनी के होश उड़ जाते हैं और इस अनजान खौफ से दूर भागने के लिए वो एक तरकीब निकालती है। वह उस सूटकेस को पूरी तरह खाली करती है और उसमें अपना और अपने मरे हुए दोस्त का लाइफ जैकेट भर देती है ताकि उसे एक मैकेफर्स्ट ड्राफ्ट की शक्ल दी जा सके। जिसके बाद वह इस देसी नाव को लेकर समंदर में उतरती है और उस पर बैठने की कोशिश करती है। लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वो सूटकेस जैन का वजन नहीं संभाल पाता। अब हार मानकर वह सूटकेस और लाइफ जैकेट को वापस किनारे पर फेंक देती है। तभी वह सोच में डूबती है कि वो वाकई कोई मॉन्स्टर था या सिर्फ उसकी आंखों का धोखा। इसी सच्चाई का पता लगाने के लिए जैन एक खतरनाक योजना बनाती है। वह छोटी मछलियों को चारे की तरह इस्तेमाल करके एक छोटी शार्क मछली को पकड़ लेती है। फिर वह उस शार्क को पेड़ से लटका देती है ताकि वह उस मॉन्स्टर के लिए चारा बन सके। अब रात होते ही वो एक सुरक्षित झाड़ी के पीछे छिप जाती है, जहां से वह लटकी हुई शार्क साफ दिखाई दे रही थी। वह अपनी आंखें गड़ाए बड़ी शिद्दत से इंतजार करने लगती है, इस उम्मीद में कि वह अनजान चीज आज रात यहाँ जरूर आएगी। लेकिन इंतजार करते करते थकान की वजह से कुछ पल के लिए जेनी की आंख लग जाती है। पर जैसे ही अचानक उसकी आंखें खुलती हैं, तो वह देखती है कि वह भारी भरकम शार्क वहां से गायब। ये देखकर जेनी का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो जाता है। वो गहरी सोच में डूब जाती है कि आखिर में पलक झपकते ही ये सब कैसे हो गया। अब इसी शमकश और खौफ में सोचते सोचते सुबह का उजाला हो जाता है और खुद को मानसिक रूप से तैयार करते हुए अपने हथियार को धार देने लगती है। तभी अचानक उसे समंदर के पानी में दूर कुछ तैरता हुआ दिखाई देता है। यह देखकर वह दौड़ती हुई पानी के पास जाती है और जैसे ही उस चीज को करीब से देखती है, उसका कलेजा कांप उठता है, क्योंकि वह उसके दोस्त जैक की लाश थी, जो बीच से 2 टुकड़ों में बेरहमी से कटी हुई थी। अपने दोस्त का यह भयानक हश्र देखकर जेनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन अगले ही पल वह अपने आंसू पोंछती है और उसके शातिर दिमाग में एक और खतरनाक आइडिया आता है। वो उस कटी हुई लाश को भी ठीक उसी तरह पेड़ से लटका देती है जैसे उसने पहले शार्क को लटकाया था। फिर रात होते ही जेनी अपनी छिपी हुई सुरक्षित जगह पर जाकर बैठ जाती है। इस बार आधी रात को वो खौफनाक मंजर सच में उसकी आंखों के सामने आता है जिसकी उसने कल्पना की थी, यानी समंदर की गहराइयों से निकलकर वह भयानक मॉन्स्टर सच में वहां पहुंचता है और एक झटके से उस भारी लाश को नीचे गिराता है और उसे बेरहमी से घसीटते हुए समंदर की तरफ ले जाने लगता है। उस भयानक मोड़ पर जेनी को फिर से आसमान में एक हवाई जहाज के इंजन की गूंज सुनाई देती है। अब मदद बहुत करीब थी, लेकिन इस बार वह मदद के लिए कोई हरकत नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी एक छोटी सी चूक भी सीधे उसकी जान ले सकती थी। इसलिए वह अपनी जगह पर बुत बनकर अपनी सांसें रोके चुपचाप बैठी रहती है। फिर अगली सुबह जैन वापस समंदर के किनारे जाती है और गहरी सोच में डूब जाती है कि वह यहाँ से कैसे निकले। तभी उसे दूर समंदर में एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट धीरे धीरे टापू की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती। नाव को देखते ही वह तुरंत पानी में तैरकर उसकी तरफ बढ़ती है और जहाँ उसे जहाज के हादसे में बचे 2 और जिंदा साथी मिलते हैं, जो थे उसका बॉयफ्रेंड लुक्स
और उसकी सहेली मिया। उन्हें जिंदा देखकर जेनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह तुरंत उन्हें खींचकर किनारे पर लाती है। वहां पहुंचते ही जेनी घबराहट में अपने बॉयफ्रेंड को उन सभी खौफनाक घटनाओं के बारे में बताने लगती है जो उसके साथ इन दिनों घटी थी। यानी वो उन्हें उस समुद्री मॉन्स्टर के बारे में सब कुछ बताती है। लेकिन लुक्स और मिया को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। ये देखकर जेनी अपनी बात साबित करने के लिए उस मृत परिवार की तस्वीर भी दिखाती है, जिसके बैकग्राउंड में मॉन्स्टर की दो चमकती आंखें साफ दिख रही थी। लेकिन इसके बावजूद वे दोनों जेनी की बातों को महज उसका वहम मानकर खारिज कर देते हैं। फिर लुक्स उसे शांत होने और किसी दूसरी मदद का इंतजार करने की सलाह देता है। ये सुनकर जेनी थोड़ी शांत होती है और उन्हें जैक के बारे में बताने लगती है कि कैसे उसे जैक की लाश समंदर के किनारे दो टुकड़ों में कटी हुई मिली थी। जैक का नाम सुनते ही लुक्स और मिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वे तनाव में आ जाते हैं। जेनी उनके चेहरों पर आए इस खौफ को भांप लेती है, लेकिन उस वक्त वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और बार बार उनसे कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तभी मिया समंदर की शांत लहरों को शून्य में ताकते हुए कहती हैं कि वह उस विशाल समंदर के बीच दोबारा जाने से बहुत डरती है और उस राफ्ट पर फिर से कदम नहीं रखना चाहती। लुक्स भी मिया की बात से सहमत होता है और कहता है कि पिछले कुछ दिन उसके लिए भी बेहद खौफनाक रहे हैं, इसलिए वह दोबारा पानी में लौटने की कोई जल्दी नहीं करना चाहता। अब जब वे दोनों फिर भी नहीं मानते तो जेनी अस्थायी रूप से हार मानकर आगे के लिए रसद जुटाने का फैसला करती है और लुक्स से उसका पॉकेट नाइफ मांगती है ताकि वह जंगल से कुछ फल और सूखी लकड़ियां काट सके। लेकिन जैसे ही चाकू जेनी के हाथ में आता है, उस पर लगे सूखे हुए लाल खून के धब्बों को देखकर वह चौंक जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि उस राफ्ट पर जरूर कोई बेहद खौफनाक वारदात हुई है जिसे लुक्स और मिया मिलकर उससे छुपा रहे हैं। लेकिन हालात की गंभीरता को देखते हुए वह इस बारे में ज्यादा ना सोचकर अकेले ही पूरे हफ्ते भर का खाना जुटाने जंगल की तरफ निकल जाती है। अब जब जेनी सारा सामान समेट कर वापस लौटती है तो लुक्स और मिया का बर्ताव बहुत अजीब और डगमगाया हुआ होता है। वे जेनी को बताते हैं कि वे दोबारा नाव चलाने के लिए बहुत ज्यादा थक चुके हैं, इसलिए वे किनारे पर ही आग जलाकर किसी मदद का इंतजार करने की बात कहते हैं। लेकिन जेनी हर हाल में रात होने से पहले उन्हें लाइफ बोट में बैठने के लिए मनाने की कोशिश करती है, जिस पर लुक्स बुरी तरह भड़क जाता है और वहां से जाने से साफ इनकार कर देता है। अपने ही सबसे करीबी दोस्तों से इस तरह का बर्ताव और कोई सहयोग ना मिलता देख जैन समंदर के पानी के पास जाती है और मन ही मन एक शातिर योजना बनाने लगती है। वो तय करती है कि अब वो इन दोनों के भरोसे अपनी जान खतरे में नहीं डालेगी। अब जैसे ही लूकस और मिया का ध्यान भटकता है, जेनी फुर्ती से सारा खाना पीना एक कंटेनर में डालती है और चुपके से उस इन्फ्लेटेबल राफ्ट को पानी में धकेल देती है। वो उन दोनों को उसी भयानक टापू पर छोड़कर अकेले भागने की एक दुस्साहसिक कोशिश करती है। लेकिन जल्द ही उन दोनों की नजर गायब होती नाव पर पड़ती है और उन्हें इस धोखे का पता चलता देख वे दोनों पागलों की तरह पानी में कूदकर जेनी का पीछा करने लगते हैं। जेनी उनसे दूर भागने की शमकश में नाव पर चढ़ने की कोशिश कर रही मिया को अपने पैरों से कई बार पीछे धकेलती है। लेकिन तभी लुक्स पानी में एक लंबी छलांग लगाता है और पूरी ताकत से जैन को खींचकर राफ्ट से बाहर समंदर में फेंक देता है। जैन अब भी संभल भी नहीं पाई थी कि तभी मिया नाव का भारी चप्पू उठाती हैं और जेनी के सिर पर जोरदार वार करके उसे वहीं बेहोश कर देती है। फिर जब जेनी को होश आता है तो वह देखती है कि चारों तरफ गहरा अंधेरा हो चुका है। तभी वह खुद को एक पेड़ से कसकर बंधा हुआ पाती है। तभी मिया उसके पास आती हैं और उसे सांत्वना देते हुए बताती हैं कि यह टापू बिल्कुल सुरक्षित है। इसके बाद मिया चप्पू से मारने के लिए जेनी से माफी भी मांगती है, लेकिन गहरी निराशा और गुस्से में डूबी जेनी उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती और खुद को आजाद करने के लिए कहती रहती ही है। तभी लुक्स भी वहाँ पहुँचता है। वो जेनी को भरोसा दिलाता है कि उसे जंगल में कोई मॉन्स्टर नहीं मिला। ये सुनकर जेनी और परेशान हो जाती है। वह एक बार फिर चिल्लाकर कहती है कि वह मॉन्स्टर जंगल में नहीं बल्कि समंदर के पानी में रहता है और रात को बाहर आता है। अब तनाव बढ़ता देख मिया उन दोनों को अकेला छोड़ देती हैं और समंदर के किनारे टहलने निकल जाती। तभी रेत पर एक बड़ी मछली के बुरी तरह नोचे और क्षत व विक्षत किए हुए अवशेषों पर उसकी नजर पड़ती है। उस भयानक मंजर को देखते ही मिया खौफ से कांप उठती हैं, क्योंकि उन निशानों को देखकर साफ लग रहा था कि यह किसी आम समुद्री जीव का काम नहीं है। दूसरी तरफ किनारे पर लुक्स और जेनी के बीच तीखी बहस छिड़ जाती है। लकस के तीखे तानों और आरोपों से तंग आकर जेनी का सब्र का बांध टूट जाता है। वो लकस की आंखों में आंखें डालती है और सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछती है कि जैक के साथ राफ्ट पर क्या हुआ था। लुक्स इस चुभते हुए सवाल का जवाब दे पाता उससे पहले ही दूर से मिया की एक बेहद दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख गूंज उठती है। ये सुनते ही लुक्स के होश उड़ जाते हैं और वह मिया को बचाने के लिए तुरंत एक जलती हुई मशाल उठाता है और उस आवाज की दिशा में अंधाधुंध दौड़ पड़ता है। वहां पहुंचते ही वह देखता है कि उस खौफनाक मॉन्स्टर ने मिया पर जानलेवा हमला कर दिया था। यह भयानक मंजर देखकर लुक्स अपनी पूरी हिम्मत जुटाता है और मिया की जान बचाने के लिए जलती हुई मशाल से मॉन्स्टर पर वार करता है। लेकिन वो विशाल जीव एक ही झटके में लुक्स को हवा में उछाल देता है। इधर जिन किसी तरह कशमकश करके खुद को रस्सियों से आजाद करती है और अपने दोस्तों की मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मॉन्स्टर ने मिया को दबोचकर
समंदर की खौफनाक गहराइयों में खींच ले लिया था। अब दोनों बेबसी और खौफ से यह सब देखते रह जाते हैं। तभी जेनी वहां पहुंचकर सदमे में डूबे लुक्स को खींचती है और घने जंगल की गहराइयों में ले जाती है, जहां वे दोनों डर के साए में रात गुजारते हैं। फिर अगले दिन लुक्स और जेनी अपना सामान राफ्ट पर लादते हैं और उसे पानी में उतार देते हैं। नाव में बैठते ही लुक्स का सब्र टूट जाता है और वह फूट फूट कर रोने लगता है। वो रोते हुए कहता है कि उसकी ही वजह से मियाँ की मौत हुई है, क्योंकि अगर उसने वक्त रहते जेनी की बातों को सच मान लिया होता तो वे आज मियाँ को कभी नहीं खोते। लुक्स को इस तरह टूटते देख जेनी उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। तभी अचानक जेनी की नजर नीचे पड़ती है और वह देखती है कि राफ्ट का निचला हिस्सा पूरी तरह से एक गाढ़े लाल तरल से भरा हुआ था, जो मुमकिन है कि जैक का खून था। ये देखते ही जेनी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह शक भरी नजरों से लुक्स को देखने लगती है। अब उसके मन में ये बात साफ हो चुकी थी कि जैक की मौत के पीछे लुक्स का ही कोई घिनौना हाथ है, लेकिन समंदर के बीचों बीच अकेले होने के कारण वो इस वक्त उस कड़वे सच को सामने लाने से बचती है। इसके बाद लुक्स भारी मन से छप्पू चलाकर नाव को किनारे से दूर ले जाता है। वे पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं, जहाँ से गुजरने वाले हवाई जहाज उन्हें आसानी से देख सके। तभी लुक्स को पानी के नीचे कुछ तैरता हुआ महसूस होता है। जब वह नीचे देखता है तो अगले ही पल वह समुद्री मॉन्स्टर पानी की सतह को चीरते हुए एक जबरदस्त छलांग लगाता है और उन पर सीधा हमला कर देता है। दोनों जान बचाने के लिए खुद को राफ्ट के टेंट के अंदर बंद कर लेते, लेकिन मॉन्स्टर बाहर से हर तरफ से नाव पर जानलेवा प्रहार करना जारी रख। तभी वह मॉन्स्टर राफ्ट के निचले हिस्से को बेरहमी से फाड़ देता है और जेनी को दबोच कर पानी के अंदर खींच ले जाता है। पानी के अंदर उस जीव का असली और विभत्सु साफ दिखाई देता है, जो एक विशाल शार्क और इंसानी शरीर का एक खौफनाक मिश्रण था। अब वह धीरे धीरे जेनी को समंदर की तलहटी में बने एक काले और गहरे गड्ढे की तरफ ले जाने लगता है। दम घुटने और मौत के करीब होने के बावजूद जेनी अपने डर पर काबू पाती है। वो अपनी जेब से लुक्स का वो पॉकेट नाइफ निकालती है और मॉन्स्टर पर ताबड़तोड़ वार कर देती है, जिसकी वजह से वो आदमखोर जीव दर्द से छटपटा उठता है और तुरंत जेनी को छोड़कर दूर हट जाता है। तभी मॉन्स्टर की नजर लुक्स पर पड़ती है, जो अपनी गर्लफ्रेंड जेनी की जान बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा था। लुक्स को देखते ही मॉन्स्टर जेनी को नजरअंदाज कर देता है और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इससे पहले कि लुक्स कुछ समझ पाता, वो खौंखार जीव उसे अपने मजबूत पंजों में जकड़ लेता है। इसके बाद वो आदमखोर मॉन्स्टर लुक्स को घसीटते हुए उस गहरे और तारीक गड्ढे में ले जाता है। वहीं पानी में खड़ी जेनी बेबस होकर ये सब देखती रह जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को बचाना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद वह पानी से बाहर आती है और बेबसी में जोर से चीखती है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। लहरों के बहाव के साथ वह उस फटी हुई राफ्ट के सहारे वापस उसी टापू पर लौट आती है। टापू पर पहुंचकर जेनी बेहद मुश्किल से आग जलाती है और मन ही मन ठान लेती है कि अब वह यहाँ से भागने के बजाय उस मॉन्स्टर का डटकर सामना करेगी। इसके बाद वह अंतिम युद्ध की तैयारी शुरू कर देती है और समंदर किनारे बनी कब्रों से इंसानी हड्डियां निकालकर उनसे बेहद धारदार हथियार तैयार करती है। अब जैसे ही रात होती है, वह खौफनाक मॉन्स्टर दोबारा शिकार के लिए समंदर से बाहर निकलता है। तभी जेनी अपनी योजना के मुताबिक सूखी लकड़ियों और घास से बने एक बड़े घेरे के बीच में उसे लालच देकर बुलाती है। जैसे ही वह आदमखोर जीव उस घेरे के ठीक बीच में पहुंचता है, जेनी तुरंत उसके चारों तरफ आग लगा देती है। ऊंची उठती आग की लपटों के बीच घिरा मॉन्स्टर बुरी तरह बौखला जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर जेनी अपनी छिपी हुई जगह से बाहर आती है और अपने पहले भाले से उस पर सीधा हमला कर देती है, जिसके बाद वो उस पर एक के बाद एक कई नुकीली लकड़ियां उठाकर वार करती है। लेकिन तभी मॉन्स्टर अपने विशाल पंजे से जेनी का सिर दबोच लेता है और पूरी ताकत से जेनी की खोपड़ी को कुचलने ही वाला होता है कि तभी जेनी अपनी पूरी ताकत समेटकर लकड़ी का एक छोटा लेकिन बेहद नुकीला टुकड़ा उठाती है और उसे मॉन्स्टर के सीने में कई बार घोंक देती है। अब दोनों बुरी तरह जख्मी हो चुके थे, लेकिन फिर भी मॉन्स्टर लहूलुहान हालत में जेनी का पीछा करते हुए समंदर के किनारे तक आता है। जेनी पलटकर उस पर दोबारा हमला करने के लिए रुकती है, लेकिन तभी अत्यधिक खून बह जाने के कारण वो खौफनाक जीव निढाल होकर रेत पर गिर पड़ता है। ये देखकर जैन बिना कोई मौका गवाए अपने भाले से उस जीव का काम तमाम कर देती है और अपनी पूरी नफरत के साथ उस बेजान लाश का सिर धड़ से अलग कर देती है। आखिर में वो खौफनाक रात खत्म होती है और सुबह का सूरज उगता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है।